दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए हैं और बीजेपी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया खुद संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की हार हो चुकी है और इसका असर बिहार की सियासत पर दिखने लगा है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। तो एनडीए की जीत को लेकर, बीजेपी को जीत को लेकर उन्होंने जश्न जाहिर करते हुए एनडीए के जीत की बात लिखी है और साफ ऐलान किया है कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। और इस वक्त हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता अंशु जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। अंशु, क्या कुछ चल रहा है वहां और किस तरह से बिहार की सियासत में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? देखिए उदय, निश्चित तौर पर जो दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई है, इसका असर बिहार में भी है और खास करके जो है बिहार में जो भी भाजपा के जो मतलब कार्यकर्ता है उनमें खुशी की लहर है, क्योंकि दिल्ली में जो है बीजेपी कमबैक कर रही है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदय नीरज कुमार जी हैं, जो अभी मतलब बीजेपी को यहाँ पर मीडिया सेल में बैठे हुए संभाल रहे हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे। नीरज जी, ये मांझी जी का भी ट्वीट आता है, वो मांझी जी जो ये आरोप लगा रहे थे, जो आपने झारखंड में मौका नहीं दिया, दिल्ली में मौका नहीं दिया, नाराजगी थी। लेकिन सुनिए, एक हमारे सवाल को करने दीजिए। वो ये कहते हैं गलत है, मांझी जी की कोई नाराजगी नहीं थी, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी। और गठबंधन में नहीं, ठीक है, आपके तरफ से नाराजगी नहीं, आपके तरफ से नाराजगी नहीं थी, लेकिन चर्चाएं चल रही थी। लेकिन वो मांझी जी ट्वीट करते हैं, दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। अब कैसे थे? बिल्कुल ठीक कहते हैं। मांझी जी हमारे बहुत आदरणीय साथी हैं, उनके बातों का, हर बातों का हम लोग सम्मान करते हैं। और उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है, दिल्ली तो अभी झांकी। दिल्ली में 27 साल का जमुना सूखा हुआ था साहब, 27 साल से। अब दिल्ली की जमुना में साफ पानी आएगा। बीजेपी की सरकार वहां आ रही है। और केजरीवाल जी की हालत चालाक कौवे की कहानी से पढ़े होंगे आपके दर्शक, तो चालाक कौवे वाली हाल हो गया है केजरीवाल जी का। वो जो शीश महल, रंग महल बनाए हुए थे, दिल्ली को उन्होंने अय्याश गाह बना दिया था, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। तो दिल्ली की जनता उसे त्रस्त होकर के उनसे मुक्त होने का मन बना चुकी है, इसलिए दिल्ली की जनता उनको पदच्युत कर रही है। और दिल्ली की का पता है कि बिहार में क्या असर पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हम कहीं चुनाव जीतते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर उसका अच्छा असर आता है, एक बात। दूसरी बात, वहां आप देखेंगे कि इससे पहले वाले चुनाव में फॉरवर्ड वोट तो हमेशा से बीजेपी के साथ रहा, अगली जातियों का वोट। दिल्ली में क्या था कि दलित और ओबीसी का वोट केजरीवाल जी ले जाते थे। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि दलित और ओबीसी ईबीसी भाइयों का वोट भारी संख्या में भाजपा की ओर शिफ्ट किया, जिस कारण से केजरीवाल जी को भारी झटका लगा। और मुझे लगता है कि वो 20 सीट के नीचे ही अंतिम परिणाम आते आते रहने वाले हैं, उसके वो नीचे ही रहेंगे। तो इसका बिहार पे क्या परिणाम पड़ेगा, ये समझ लीजिए कि बिहार में भी जातीय समीकरण इस तरह से बनता है, सभी और बना हुआ है यहाँ, तो सभी साथ होते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग राजद को, कांग्रेस को दहाई का आंकड़ा भी नहीं छूने देंगे, उसकी नीचे उनको हम लोग आउट करेंगे और हम लोग क्या, बिहार की जनता उनको आउट करेगी। लेकिन आपके सामने एक चुनौती है बिहार में। ठीक है, आप दिल्ली जीत गए हैं, लेकिन चुनौती बिहार में यह है, जो सीट पर जो है आपको बातचीत में कहीं न कहीं समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मांझी जी एक तरह घुमा फिरा के कहते हैं हमको इतना सीट चाहिए, चिराग पासवान कहते हैं जो हमको तमाम जिला में जो है एक सीट चाहिए। ये समस्या आप साथ बनेगी यहाँ पर? बिल्कुल नहीं बनेगी। देखिए, अपनी बातों को रखने का हक सभी को है, लेकिन ध्येय यहाँ बड़ा स्पष्ट है एनडीए का कि 2047 तक बिहार को विकसित राज्य बनाना है। इसके लिए जो करने योग्य होगा हम लोग वो करेंगे। एनडीए में कहीं कोई गांठ नहीं है और एक बार हम लोग के सारे नेता बैठेंगे, सीटों का बंटवारा भी बड़े आराम से बिना किसी मरवरिंग के तय हो जाएगा, आप देखिएगा। क्योंकि यहाँ लक्ष्य कुर्सी नहीं है, लक्ष्य यहाँ बिहार का विकास है और एनडीए के सभी दल का लक्ष्य यही है कि बिहार का विकास हो। इस लक्ष्य के साथ हम लोग जुटे हैं। हम लोग कोई महत्वाकांक्षी दल के नेता नहीं है कि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए गठबंधन और स्वार्थ को पूरा करने के लिए गठबंधन करते हैं। हमारा गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन नहीं है, हमारा गठबंधन बिहार के विकास का गठबंधन है। इसलिए यहाँ पर कहीं कोई मरमरिंग नहीं होगी, निश्चिंत रहिए। अच्छा नीरज जी, जश्न जो है यहाँ भी मनेगा, जश्न कब मनाने की तैयारी है? अरे जश्न तो देश की जनता मना रही है। अब कुछ देर में परिणाम आ जाता है, फिर जश्न मनाएंगे हम लोग। जश्न तो मनाना ही है, मनाएंगे ही, क्योंकि इस चुनाव ने दिखाया है कि मोदी जी पर ही पूरे देश को भरोसा है। मोदी के चेहरे पर, मोदी की गारंटी पर पूरे देश को भरोसा है। दिल्ली की जनता ने ये साबित किया है। तो जय मोदी तय मोदी तो होना ही होना है। तो ये तो उदय, देखिए इनका कहना है जय मोदी तय मोदी। अगर पटना दफ्तर आप आएंगे तो देखेंगे जो तमाम जो प्रवक्ता है अपने अपने सेल में व्यस्त हैं और वे तमाम टीवी डिबेट पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ का भी जो
जो मतलब स्थिति बता दें बीजेपी कार्यालय की, तो यहाँ भी जश्न का माहौल है। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर नहीं है, वो बाहर गए, सुपौल गए हैं। कामेश्वर चौपाल जिनका मतलब मृत्यु मतलब निधन हुआ था, उनके घर पे गए हैं। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष आएंगे तो यहाँ भी जश्न मनाया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरज जी हैं साथ में बैठे हुए, हम इनसे और जुड़ेंगे, जानेंगे बिहार में के संदर्भ में। अगर पूछा जाए आपसे तो बिहार में कितना मतलब एक चैलेंजिंग भी है आपको, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग ये भी कर रहे हैं जो मुकेश सहनी को भी आप लोग लाएंगे। अभी तो 5 का पंच है, मुकेश सहनी को एडजस्टमेंट, क्या मुकेश सहनी आएंगे, स्वागत करेंगे? देखिए, जो भी हमारे नीति सिद्धांत को स्वीकार करेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। मैंने कहा ना कि यह व्यक्ति प्रधान पार्टी नहीं है, यह नीति और सिद्धांत की प्रधानता देने वाली पार्टी है। तो जो भी हमारे नीति सिद्धांत को स्वीकार करेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। चर्चाएं नीरज जी चल रही जो मुकेश सहनी की आने की संभावना है, बीजेपी लगातार प्रयास कर रही। तो हमारा सवाल ये है कि क्या बीजेपी ऐसे में मुकेश सहनी का स्वागत करने को तैयार है? हमने आपसे इसका उत्तर दिया, फिर मैं वही उत्तर दूंगा आपको कि जो मेरे नीति सिद्धांतों को स्वीकार करेंगे हम सबका स्वागत करेंगे। हम किसी व्यक्ति का यहाँ स्वागत नहीं करते, हम उनके सिद्धांतों का और उनकी नीतियों का स्वागत करते। दिल्ली के संबंध में सवाल है, केजरीवाल यह आरोप लगा रहे थे, कई कार्यक्रम में उन्होंने बोला है जो बीजेपी ने उन्हें काम करने के लिए दिया ही नहीं, जो वो काम कर पाए। दिल्ली की जनता को इसके लिए उन्होंने वो माफी मांग रहे थे, भाई हमको बीजेपी की तरफ से परेशान किया गया, हम काम मतलब करने दिया ही नहीं गया। देखिए, केजरीवाल झूठे आदमी है और मैं थोड़ा कड़े शब्दों का प्रयोग करूं, पापी आदमी है, घृणित मानसिकता के आदमी है केजरीवाल। अभी उन्होंने क्या बयान दिया था साहब कि हरियाणा से जहर मिला के पानी भेजते हैं दिल्ली। आपको याद होगा एक बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल की चर्चा चल रही है, 3182 वोटों से अरविंद केजरीवाल हार गए हैं। अभी उन्होंने आरोप लगाया था कि हरियाणा से ये लोग बीजेपी वाले पानी में जहर मिला के अमोनिया मिला के भेजते हैं, जिससे यमुना का पानी दूषित होता है। वहां के मुख्यमंत्री ने हरियाणा का पानी, यमुना का पानी पी के दिखाया था। देखिए उनको कितनी घृणित मानसिकता है भाई, इतनी मतलब घृणित बात। तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ रहेगा उस समय भी नहीं किसी के मन में आया होगा कि पानी में जहर मिला के भेज दे। वो इसी बात करते हैं केजरीवाल। अब तो हार गए, आप क्या कहना चाहेंगे? अब इनका राजनीति समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। ये पानी की बुलबुला की तरह आए, दिल्ली की महान जनता ने इनको 2 बार मौका दिया और अब ये जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से पाताल में चले जाए। नीरज जी ये बताइए, केजरीवाल की पार्टी विपक्ष की भूमिका में रहेगी, क्या कांग्रेस जो शून्य पर मतलब समेटते हुए दिखाई दे रही है, इसके लिए आप लोग को क्या है जो भाई राष्ट्रीय पार्टी के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आप लोग चाहते हैं जो कांग्रेस बेहतर होता है या फिर केजरीवाल की पार्टी जो विपक्ष में रहेगी वो बेहतर? हमारे मोदी जी ने शुरू में ही 2014 में ही कहा था कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। मुक्त करिए, तो कांग्रेस मुक्त कर दिए, अब कांग्रेस है कहाँ, कहीं बचा है कांग्रेस क्या? तो हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, तो उसको बना दिए कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया, समाप्त हो गया। नीरज जी दर्शक देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, बिहार के संदर्भ में ये बताइए हमको, आप लोग तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तमाम जिला में, तो ये तो कह रहे हैं 2025 फिर से नीतीश, तो यहाँ का लक्ष्य क्या है? कितने सीटों को आप लोग देखते हैं जब 25 में इतना फिनिश करेंगे हम लोग? 2025 से अधिक सीट हम लोग यहाँ 225 से अधिक सीट 2025 में जीतने जा रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी जीत एनडीए की यहाँ होने जा रही है। बिहार में हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बहुत शानदार जीत हासिल करने जा रहे हैं। विपक्ष दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंच पाएगा। देखिए उदय जी, आप बात इनका सुन सकते हैं, मनोबल कितना बढ़ा हुआ है दिल्ली चुनाव के बाद, और बिहार को लेकर के भी ये कह रहे हैं 225 प्लस सीट जीतेंगे। जी उदय। चलिए अंशु, वाकई में आज जश्न का दिन है और जश्न की बातें भी हो रही है और आपके साथ नीरज जी हैं। लेकिन देखिए उन लोगों के लिए एक चुनौती जो सीटों का बंटवारा होगा एनडीए के लिए वो होगा, क्योंकि मांझी जी हैं, चिराग पासवान हैं, कई बड़े दिग्गज नेता हैं और बिहार में सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। लेकिन चलिए आज जश्न का दिन है तो हम उन्हें शुभकामनाएं देंगे। और अंशु, जिस तरह से आज उन्होंने खासकर कहा जा सकता है कि जीतन राम मांझी जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने जो संदेश दिया है बिहार के लिए, जाहिर सी बात है उत्साह तो जरूर बढ़ गया। एक कहा जा सकता है कि जिस तरह से इंतजार था एक बड़ी जीत का दिल्ली की, वो बड़ी जीत मिल गई है और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को हराना वाकई में बीजेपी के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि लगातार बीजेपी उस ट्रैक पर आ गई थी। जितने वादे किए हैं, जरा नीरज जी से ये भी पूछिए कि अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने जितने वादे किए थे उससे बढ़ चढ़कर वादे अब बीजेपी ने किए हैं, तो बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती ये होगी कि उन वादों को पूरा करके दिखाया जाए, क्योंकि बिहार में उन वादों का लिटमस टेस्ट होना है फिर। बिल्कुल नीरज जी, इंपोर्टेंट सवाल है जो
केजरीवाल को तो आप ये कह सकते हैं वादा तेरा वादा क्या हुआ तेरा वादा आप कहते थे, लेकिन आपका जो वादा है वो कितना फुलफिल होगा, कितना पूरा करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है साहब, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, याद दिला दूं। हर साल हमारी सरकार रिपोर्ट कार्ड पेश करती है और हम बताते हैं कि हमने जो वादे किए थे उसमें 98%, 97%, 93% हमने वादे को पूरा किया। हम वादा पूरा करने के लिए ही जाने जाते हैं। वो लोग बड़े कमिटमेंट वाले पार्टी हैं साहब। आप याद करिए कि 51 साल पहले हमने संकल्प लिया था हमारी पार्टी ने कि धारा 370 हटाएंगे, तो आज हम हटाए। हमने 51 साल पहले, 70 साल पहले संकल्प लिया था कि 3 तलाक खत्म करेंगे, आज उसको हमने किया। तो हम लोग बड़े कमिटमेंट वाले पार्टी के लोग हैं और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और इसीलिए देश की जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, मोदी जी पर इसीलिए देश की जनता भरोसा करती है। मतलब कहने करते जो वादा किए हैं आप दिल्ली को लेकर पूरा निभाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। नहीं, देखिए उदय जी ये कह रहे हैं जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो ये वादा निभाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वाकई में वादा तो निभाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के वादे भी अभी पूरे करने होंगे इन्हें, और बिहार की जनता को भी ये दिखाना होगा कि हम जो वादे करते हैं उन सभी वादों को पूरा करते हैं। चलिए अंशु, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजन जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। रंजन जी, हम जिस बात की अभी चर्चा कर रहे थे, देखिए खबर आ रही है कि प्रवेश वर्मा जीत गए हैं, 3182 वोटों से जीत गए हैं। अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी हार हो गई है और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि अंतिम आंकड़ा क्या आता है। अभी के आंकड़े हम अपने दर्शकों को बता दें, 48 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 22 सीटों पर आप अभी तक आगे चल रही है। कांग्रेस के खाते में जो एक सीट दिखाई दे रही थी वो भी फिलहाल नहीं है, तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, पूरी शिद्दत से लड़ा, लेकिन कोई खास कहने लायक सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो रंजन जी, किस तरह से देख रहे हैं इन परिणामों को आप? देखिए, जो सबसे बड़ी बात जो खबर आपने दी कि जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, वो चुनाव हार गए नई दिल्ली सीट से और 3182 वोटों से हारे। और यहाँ पर प्रवेश वर्मा जो है वो चुनाव जीते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा। और ख़ास बात यह है कि प्रवेश वर्मा की मुलाकात अमित शाह से अभी हुई है, तो प्रवेश वर्मा की वहाँ मुलाकात हुई। तो ये एक बड़ा उलटफेर आप कह सकते हैं, चूँकि अरविंद केजरीवाल हार जाएंगे इसकी संभावना जो है विश्लेषक भी लगाने से डर रहे थे। इसके अलावा जंगपुरा की जंग जो है वो मनीष सिसोदिया भी हार गए हैं, और मनीष सिसोदिया हालांकि 1000 से कम वोटों से हारे हैं, लेकिन वो भी हार गए। तो जो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं उन पर जो है हार की तलवार जो है वो लटकी हुई है। इसी तरह से अगर आप देखें तो कालका जी की सीट है जहां से मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही हैं, वहां पर रमेश बिधूड़ी जो हैं वो 8वें राउंड के बाद जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं, और वहां पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। हालांकि वहां पर अलका लांबा उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकी जितने की उम्मीद थी। बस एक बाबरपुर की सीट है जहां से गोपाल राय चुनाव लड़ रहे थे, तो आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात यह है। खबर आ रही है कालका जी सीट से आतिशी जीत गई है, तो कालका जी सीट से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है कि रमेश बिधूड़ी लगातार आगे बने हुए थे, लेकिन अभी खबर आ रही है कि आतिशी जीत गई है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जीत हुई है। ये आपके लिए थोड़ी राहत भरी खबर हो सकती है? जी हाँ, ये बड़ी राहत है, क्योंकि 8वें राउंड तक जो है वहां पर लीड कर रहे थे रमेश बिधूड़ी। 12 राउंड की जो है वो गिनती होनी थी, 4 राउंड बचे हुए थे जो हम तक सूचना जब पहुंची थी, और अभी ये खबर आ रही है कि आतिशी चुनाव जीत गई हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत राहत भरी जो है वो खबर है। और आप कह सकते हैं कि इतने सारे जो उलटफेर हो रहे हैं और ख़ास करके जो उनके तमाम बड़े नेता हैं उन पर जो है जो एक हार का खतरा मंडरा रहा है, उससे आतिशी जो है वो बच गई हैं। हालांकि इसके अलावा बाबरपुर से भी गोपाल राय जो कि बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो लीड कर रहे हैं, लेकिन शकूर बस्ती से जो है सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं, और वहां पर 11 राउंड की गिनती होनी है। 9 राउंड तक जो है वो बीजेपी
लीड कर रही है। इसी तरह से मालवीय नगर की सीट है, वहां पर भी जो है बीजेपी लीड करते हुए दिख रही है। यहां पर सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो दूसरे स्थान पर हैं। और इसी तरह से ग्रेटर कैलाश से मंत्री सौरभ भारद्वाज जो है 10वें राउंड तक पीछे चल रहे हैं। वहां से भी जो बीजेपी प्रत्याशी हैं शिखा रॉय, वो आगे चल रही हैं। हाँ, लेकिन ओखला से अगर आप देखें तो अमानतुल्लाह खान ने अपनी बढ़त बनाए रखी है और वो बढ़त लगातार बढ़ते चली जा रही है। तो जो AIMIM ने यहाँ कैंडिडेट दिया था और बीजेपी को उम्मीद थी कि यहाँ मतों का बंटवारा उस तरह से होगा, तो उस तरह से हुआ नहीं है। वोट जो है अमानतुल्लाह खान को पड़े हैं। लेकिन पटपड़गंज सीट जो कि मनीष सिसोदिया की पुरानी सीट है, वहां पर बीजेपी 9 राउंड के बाद लीड कर रही है। रविंद्र नेगी अभी भी आगे हैं। रंजन जी, ये कहा जा सकता है कि देखिए कालका जी सीट से आतिशी की जीत ये बता रही कि अब नेता प्रतिपक्ष वो होंगी, क्योंकि आपने अब विपक्ष का नेता भी चुन लिया है और शायद कालका जी से इसी वजह से उनकी एक बड़ी जीत हुई है। और देखिए इसके दो मायने हैं, एक तो आतिशी अब नेता होंगी, नेता विपक्ष होंगी, और दूसरी तरफ देखिए रमेश बुद्धौड़ी को भी अहम दावेदारों में से एक माना जा रहा था सीएम पद के। तो अब प्रवेश वर्मा का रास्ता अब साफ होता जा रहा है और लगता है कि प्रवेश वर्मा ही अब दावेदार होंगे मुख्य रूप से। या देखिए, ये फिलवक्त बताना मुश्किल है, लेकिन प्रवेश वर्मा की अमित शाह से अभी मुलाकात हुई है, तो अब ये कयास तो लगने ही लगे हैं। रमेश बुद्धौड़ी जो है वो चुनाव हार चुके हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रवेश वर्मा हैं उनका दावा जो है अब मजबूत दिखने लगा है। और वो जो पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा हैं उनके बेटे हैं, और प्रवेश वर्मा का क्षेत्र में अपनी एक पकड़ भी है, वो सांसद भी रहे आपको, तो उनके ऊपर अनुभव भी है उनके पास। तो हो सकता है कि प्रवेश वर्मा को जो है बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है। हालांकि ये फिलवक्त कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी क्या फैसला लेती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अभी जो आप देख रहे हैं कि अब जो बीजेपी की एक सीट घटी है 48 से 47 आपको बढ़त दिखा रही है, और 27 पर आम आदमी पार्टी को इंक्लूडिंग रिजल्ट है ये। तो मुझे लगता है कि इसमें वो कालका जी वाली सीट जो है वो इंक्लूड हुई है, और बीजेपी वो 48 जो तब तक दिखा रही थी अब वो 47 हो चुकी है। तो अब ये भी एक देखने की बात होगी कि क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जो है आतिशी पर ही विश्वास करते हुए उन्हें विपक्ष का नेता बनाती है। अगर बीजेपी यहां से चुनाव जीत जाती है तब, जिसकी कि अब संभावना दिख रही है, तो या फिर कोई नया नाम आता है, क्योंकि कई बड़े नाम जो हैं वो अभी भी हैं। अगर आप देखें यहाँ पर तो अगर आप देखें तो गोपाल राय खुद एक बड़े नाम हैं। पटपड़गंज से जो बड़े नाम थे अवध होजा, वो चुनाव हार गए हैं। सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए हैं, और जैसा कि सौरभ भारद्वाज भी पीछे चल रहे हैं। तो जो तमाम बड़े चेहरे थे, केजरीवाल की जो खास टीम थी, वो तमाम चेहरे, वो तमाम सदस्य हारते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एक कहा जा सकता है कि दिल्ली की जनता ने जिस तरह से नकारा है, लेकिन अगर कहा जाए तो आतिशी का काम लगता है कि आतिशी की भूमिका से दिल्ली की जनता नाराज नहीं थी, इसलिए वो मुकाबले में बनी रही और अब उन्होंने अंतिम तौर पर ये सीट जीत ली है। या देखिए, अंतिम तौर पर जीत लिया, लेकिन मुकाबला यहाँ भी बहुत करीबी रहा। जो बीजेपी को एक उम्मीद थी कि अलका लांबा जो है वो कुछ वोट लेकर निकलेंगी, तो वो उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकी। चूंकि अलका लांबा एक बड़ा नाम है, कांग्रेस की नेत्री हैं, तो बीजेपी को उम्मीद थी कि अलका लांबा जो है अच्छी संख्या में वोट लेकर जाएंगी, लेकिन अलका लांबा वो नहीं कर सकी। तो इसका फायदा आतिशी को मिला है निश्चित तौर पर, और वो मुख्यमंत्री भी थी, तो सिटिंग सीएम थी, एक इसका भी एक एडवांटेज होता है क्षेत्र में। लेकिन फाइट बहुत तगड़ी रही, और जैसा मैंने आपको बताया कि ज्यादातर समय जो है वो आतिशी पीछे ही रही। आखिरी कुछ राउंड में जो है उन्होंने जो है उस लीड को कवर किया और उसके बाद जो है वो जीत हासिल की है। तो आतिशी जो है वो जीत चुकी हैं। इसके अलावा देखिए कुछ और सीटें हैं जिस पर की नज़र है, आप वहाँ से किस तरह के फैसले आते हैं। देखिए, कोंडली से आपके कुलदीप कुमार जो हैं वो चुनाव जीत चुके हैं 6293 वोट से। इसी तरह से शालीमार बाग में जो है वो रेखा गुप्ता जो है वो चुनाव जीतने में सफल रही हैं। यहाँ पर वंदना कुमारी के खिलाफ
जो आप प्रत्याशी थी और सिटिंग एमएलए थी, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो जबरदस्त थी। इसी तरह से त्रिनगर है जहां पर कि बीजेपी को जीत मिली है, तिलक राम गुप्ता जो है वो जीते हैं और विश्वास नगर के लोगों ने एक बार फिर से बीजेपी के ओम प्रकाश पर विश्वास जताया है, वो भी चुनाव जो है वो जीतने में सफल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक बेहतरीन चुनाव बीजेपी के लिहाज से अगर आप कहें तो, और दूसरी तरफ अगर आप आपके दृष्टिकोण से देखें तो अब आप देखते हैं कि ये उनका अब तक का ऑल टाइम लो परफॉर्मेंस है विधानसभा चुनाव में दिल्ली के। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि दुर्गेश पाठक जो हैं वो भी चुनाव हार गए हैं। दुर्गेश पाठक जो हैं वो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, और वो भी जो है चुनाव हार गए हैं राजेंद्र नगर से। उमंग बजाज वहां से बीजेपी उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। तो ये एक और झटका जो है आम आदमी पार्टी के लिए है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को भी झटका लगा। और देखिए, प्रियंका गांधी का भी बयान आ रहा है कि कांग्रेस के सफाई की जो अभी तक जो आंकड़े बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अभी हमें और मेहनत करने की जरूरत है। ये बता रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह से पिछले 10 सालों में अपने वोट बैंक को गंवाया है, उसे रिकवर करने में वो कामयाब बिल्कुल नहीं रह पाई अभी। या देखिए, ऐसा होता है जब आप चीज़ों को छोड़ देते हैं। देखिए, इस चुनाव को दो दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। सुबह में उमर अब्दुल्ला का जो एक ट्वीट आया कि और लड़ो आपस में, वो कांग्रेस को ये बातें कह रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि चूंकि गठबंधन दोनों दलों के बीच हुआ नहीं, तो इस वजह से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। उनके ट्वीट का अर्थ यही निकल कर आता है। लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि खास करके अगर आप पिछले 5-10 सालों में देखें तो दिल्ली में उसने उस तरह से मेहनत की नहीं। खास करके जो पिछला 2020 का विधानसभा चुनाव था, वहां पर ऑलमोस्ट कांग्रेस ने जो है वो वॉकओवर जैसी चीज दे दी थी। हालांकि वो चुनाव में थे, लेकिन उस तरह से जोर नहीं लगाया था। तब जब आप ऐसा करते हैं तो आप जनता से कटने लगते हैं, और फिर जब आप एक बार जनता का विश्वास लूज कर जाते हैं या आपके विकल्प के तौर पर जनता किसी और को देखने लगती है, तब फिर आपके लिए वापसी कठिन हो जाती है। और यही हुआ है कांग्रेस के साथ। इस बार जो है कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया है और उसमें उसकी उम्मीद थी कि शायद उसका खोया वोट उसको वापस मिल जाएगा। लेकिन यह भी बात है कि जो कांग्रेस से रूठे हुए वोट थे वो वापस से फिर वो आम आदमी पार्टी के पास ही चल गए, क्योंकि आप उस तरह शिद्दत से जो है वहां पर जमीन पर दिख नहीं रहे थे। और यही वजह है कि सिर्फ चुनाव के समय जोर लगाने से नहीं होगा। कांग्रेस को अगर अपनी खोई जमीन पानी है तो उसे फिर से जो है अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अब देखिए, यहां पर गठबंधन जो है वो पहले से ही सवाल नहीं था। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया था कि दिल्ली में किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा। इसी तरह से हरियाणा का चुनाव हुआ, जहां 5-6 सीटें ऐसी थी जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का खेल खराब कर दिया। यहां पर जो नई दिल्ली की सीट है, देखिए संदीप दीक्षित ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन ऐसा प्रदर्शन जरूर किया है जिससे कि नुकसान जो है अरविंद केजरीवाल को हुआ है। तो ये चीजें हैं। अगर वो वोट संदीप दीक्षित नहीं होते तो वो वोट अरविंद केजरीवाल को मिलते तो परिणाम बदल भी सकता था। तो ये ऐसी चीजें हैं जिस पर कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और इनफैक्ट इंडिया गठबंधन को सोचने की जरूरत है। क्या गठबंधन के नाम पर अपनी पार्टी को आप इग्नोर कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बीच में संतुलन कहां ढूंढा जाए, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां अपने जगह मजबूत हैं, तो उन क्षेत्रीय पार्टियों ने जगह किसकी ली है? उन्होंने तो कांग्रेस की ही जगह ली है। अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है तो उसने जगह किसकी ली? कांग्रेस की जगह ली। अगर बिहार में आरजेडी प्रभावी है तो लालू यादव के पहले वहां पर किसका शासन था? कांग्रेस का शासन था। तो कांग्रेस के ही वोट जो है लेकर क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं। इसीलिए गठबंधन जो है उस तरह से हो नहीं पाता प्रादेशिक स्तर पर, और या तो कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती तो प्रादेशिक पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां उनको कहती हैं कि फिर आप अकेले जाइए। और चूंकि कांग्रेस जो है वो गठबंधन के बल पर ही कई राज्यों में जो है कुछ सीटें ला पाती हैं, तो उसके पास अकेले जाने पर कोई विकल्प नहीं बचता और फिर वो दिल्ली जैसे रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम चैनल्स में ये चल रहा है कि अब केजरीवाल के वादों पर जनता को यकीन नहीं, और सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए हैं, कई उनके बड़े नेता चुनाव हार गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिल रही है कि प्रवेश वर्मा की बड़ी जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया है।
रमेश विधुड़ी हालांकि आतिशी से चुनाव हार गए हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि दिल्ली वालों ने जिस तरह का निर्णय दिया है वाकई में ये चौंकाने वाला है। केजरीवाल की इस तरह से विदाई होगी, शायद जो एग्जिट पोल, हाँ रंजन जी, एग्जिट पोल जो बता रहे थे, एग्जिट पोल एक बार फिर से सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, इस बार तो एग्जिट पोल ऑलमोस्ट एग्जैक्ट पोल जैसे हो गए। हालांकि पिछले कुछ चुनावों ने एग्जिट पोल पर से विश्वास लोगों का कम कर दिया था, लेकिन दिल्ली चुनाव में जो है ये ऑलमोस्ट जो है वो सही हुए हैं। कुछ एक एग्जिट पोल ऐसे थे जो आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखा रहे थे, उनके तो सफल नहीं हुए, लेकिन अगर आप देखें तो 90% एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दिखा रही थी इन चुनावों में। और जो एक एग्जिट पोल का नतीजा आ रहा था ये तय था कि 40+ जो है वो सीटें बीजेपी को आ सकती हैं। स्थिति ऑलमोस्ट जो है उसी तरह की है, 47 सीटों पर अभी बीजेपी की बढ़त है। मुझे लगता है कि इसमें 1-2 का इजाफा भी हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में देखिए, आम आदमी पार्टी 20 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां पर हार नहीं सकती, तो वो सीटें तो उसे मिल ही जाएंगी। और उसके अलावा और वो कितनी सीटें निकाल पाती है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बीजेपी की अब यहां से कोशिश यही होगी, या कोशिश से बेहतर शब्द ये होगा कि उम्मीद ये होगी कि ये आंकड़ा जो है वो 50 तक अगर पहुंच जाता है, हाफ सेंचुरी उनकी लग जाती है। बिल्कुल, कई सीटों पर अभी हार जीत का आंकड़ा काफी कम है। जी हाँ, कई सीटें ऐसी हैं। कई सीटें ऐसी हैं और अभी 5-6 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। और ये दोनों तरफ से है, कहीं कहीं पर मार्जिन जो है वो कम हुआ है। लेकिन अब देखिए आगे क्या कुछ होता है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि वो 50 का आंकड़ा जो है वो टच कर लेगी। लेकिन क्या केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, क्या वो 20 सीटों पर उतर कर आएगी, ये भी देखना होगा। या फिर ये 48, 22 या 47, 23 का ही आंकड़ा रह जाता है। लेकिन अब ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है कि सरकार जो है वो बीजेपी की बन सकती है। और 27 सालों बाद जो है बीजेपी की वापसी दिल्ली में होने जा रही है। बिल्कुल, अब बीजेपी के चेहरे कौन होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। पहले शीला दीक्षित के 10 साल और उसके बाद शीला दीक्षित मुझे लगता है 15 साल, शीला दीक्षित के 15 साल और अरविंद केजरीवाल के 10 साल और 1 साल आपने ही शासन किया था। यानी दिल्ली फतह करने में बीजेपी को लगता है 11 सालों का वक्त लगा है, 11 से 12 सालों का वक्त लगा है। 12 सालों का वक्त यूं कह सकते हैं हम कि जब बीजेपी 32 सीटें लाई थी और उस वक्त बीजेपी बड़ी पार्टी थी, लेकिन जब दोबारा चुनाव हुए थे तो सत्ता दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को सौंप दी थी। उसके बाद एक लंबा वक्त लगा है बीजेपी को और बीजेपी ने काफी रणनीति के साथ, देखिए बीजेपी, रंजन जी ये भी बात है कि बीजेपी ने कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। टिकट बांटने से लेकर मुद्दों को लेकर हर चीज अपने आप में सब कुछ परफेक्ट था इस बार। जब आप जीतते हैं तो इसकी कुछ वजह होती है, ठीक उसी तरह से हारने की भी कुछ न कुछ वजहें होती हैं। लेकिन एक बात यह भी था कि देखिए अरविंद केजरीवाल जो है वो अब 10-12 सालों से जो है उनकी पार्टी की सरकार चल रही थी, जिसमें से ज़्यादातर वक्त जो है वो खुद मुख्यमंत्री रहे। तो एक एंटी इनकम्बेंसी जो कि बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी जो है वो किसी भी पार्टी के खिलाफ बनती ही है। और वो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी इस चुनाव में दिखी है और बीजेपी ने उसे भुनाया है। और इन सब के बीच जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि बीजेपी ने आपको अक्रॉस द सेक्शन जो है वो सेंधमारी की है। देखिए पूर्वांचल के जो वोट हैं उसमें जो कि पहले एकदम पूरी तरह से जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाते थे ज़्यादातर वोट, उसमें बीजेपी ने अच्छी खासी सेंधमारी की और वो जो है अपने पाले में किया है। इसी तरह से अगर आप देखिएगा कि जो पहाड़ी वोट हैं, जो उत्तराखंड के वोटर्स हैं, उनमें से ज़्यादातर जो है वो बीजेपी के पक्ष में रहे हैं। तो पूर्वांचली पक्ष में रहे, जो आपको पहाड़ी वोटर्स रहे वो पक्ष में रहे। जो मध्यम वर्ग को बजट में जो 12 लाख की छूट इनकम टैक्स पर आई और आपको 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ एक उससे मध्यम वर्ग जो कि केजरीवाल की तरफ भी जाता था आम आदमी पार्टी की तरफ, वो जो है ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में
आ गया है और झुग्गी झोपड़ी में से भी वोटों में सेंधमारी करने में बिल्कुल। और कामयाब हुई है। यूपी बिहार वालों को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान, फिर यमुना को लेकर उनका बयान, ये तमाम चीजें आपके नेगेटिव गई हैं। उन्होंने कहीं न कहीं इन बयानों के जरिए बड़ी चूक की थी। जी हाँ, ये बड़ी चूक थी। और ऐसा होता है कि आप हमेशा सुनते ही हैं कि जब आप मुश्किल में होते हैं तो उससे उबरने के लिए जब आप हाथ पैर मारते हैं तो कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। अरविंद केजरीवाल को पता था कि दिल्ली का चुनाव इस बार आसान नहीं होने जा रहा है और इसीलिए जो है उन्होंने बयान देना शुरू किया, खास करके उन चीज़ों पर जो कि वो नहीं कर पाए, जो उनके वादे थे, जिसमें जमुना भी जो है एक उनका वादा था कि जमुना नदी को साफ किया जाएगा। अब चूंकि वो नहीं हुआ तो जमुना को लेकर उनके कई बयान जो है वो चर्चा में रहे, सुर्खियों में रहे और उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा है। देखिए, पूर्वांचली जो है बड़ी संख्या में छठ महापर्व करते हैं और उसके लिए वो जमुना जी जाते हैं और वहां पर एक सफाई नहीं होना पूर्वांचलियों के मन में जो है इसको लेकर एक पीड़ा थी और उस पर जो जमुना जी को लेकर केजरीवाल के कुछ वोट हुए, जैसे उन्होंने ये कह दिया कि हरियाणा ने पानी में जहर मिला दिया और इस तरह के बयान जो कि काफी विवादास्पद रहे, इन चीजों का भी नुकसान हुआ है क्योंकि इनको विपक्ष जो है अपनी तरह से इस्तेमाल करता है। जब उन्होंने यह आरोप लगाया तो बीजेपी ने उसे हरियाणा के खिलाफ बता दिया। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो उधर के जितने वोटर थे वो सब बीजेपी की तरफ जो है वो शिफ्ट हुए, क्योंकि अब आप जो मुझे लग रहा है अभी जब मत प्रतिशत आएगा तो और भी चीजें क्लियर होंगी कि कांग्रेस के मत प्रतिशत में कोई सिग्निफिकेंट इजाफा हो जाए, ऐसा दिख नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी ने आम आदमी के वोटों से वोट निकाला है। जो आम आदमी के वोटर्स थे उनको अपनी तरफ आकर्षित करने में बीजेपी सफल रही है। पिछली बार लगभग 53.5% वोट जो है आम आदमी पार्टी ने लाए थे और बीजेपी लगभग 40% के आसपास। तो ये 14% का फासला था। अब अगर इसमें से बीजेपी 8-9% का डेंट मारती है तो फिर आम आदमी पार्टी जो है वो 42-43% पर उतर जाएगी और बीजेपी 48-49% के आसपास चली जाएगी। अभी ये एक अनुमान है। तो अगर ऐसा होता है तो ये आम आदमी पार्टी ने जो कुछ गलतियां की हैं और जो आप कहते हैं ना प्रेशर में कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, रणनीतिक चूक भी कहा जा सकता है। जी हाँ, ये अक्सर ऐसा होता है। आप खेल के भी मैदान में होते हैं, जब आप पर दबाव पड़ता है तब आप गलत शॉट खेलकर आउट होते हैं जिसका आपको बाद में पछतावा होता है। अरविंद केजरीवाल के साथ वही हुआ है। जब उनको लगा कि चुनाव फंस गया है, दबाव उन पर बढ़ रहा है, तब उनके कुछ बयान ऐसे आए जो कि उनके खिलाफ ही चले गए और इसका नुकसान अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी को उठाना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल का हारना बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है दिल्ली के लिहाज से, क्योंकि एक समय अरविंद केजरीवाल जो है बहुत तेजी से पनप रहे थे, उनकी पार्टी का विस्तार हो रहा था, उनके पार्टी के लोग उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताते थे। जब वो बनारस से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि देश में अब पीएम मोदी के खिलाफ अगर कोई चेहरा हो, कोई शख्स है तो वो अरविंद केजरीवाल है। उनकी तरफ से ये पूरी कोशिश की गई थी कि खुद को उनके पैरेलल खड़ा करने की। ये कोशिश उनकी थी। और ऐसे भी देखिए, आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर जो है वो बहुत एक्टिव रहने वाली पार्टी है, तो उसने इस तरह से इन चीज़ों को प्रोजेक्ट भी किया था। और वो हमेशा आम आदमी पार्टी बड़े दावे के साथ कहती है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री का पद डिजर्व करते हैं। हालांकि विपक्ष में और भी कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें अपने नेताओं पर जो है वो भरोसा होता है, लेकिन ये चीज़ अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ चूक अरविंद केजरीवाल से रणनीतिक तौर पर हुई है। उन्होंने कई जो विधायक हैं उनके टिकट काटे, इसका भी फायदा उनको नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी एक चूक हुई है। उसमें से बहुत सारे विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, तो हर विधायक के अपना सपोर्ट बेस तो कुछ ना कुछ होता है, तभी उनको उम्मीदवार बनाया जाता है। तो उनके सपोर्टर जो है वो भी बीजेपी के पक्ष में आ गए। तो ये चीज़ें नुकसान करती हैं। ऐसे भी जब आप हार जाते हैं
तो बहुत सारे कारण होते हैं, तभी आप हारते हैं, जिस तरह से जीतने के अपने कारण होते हैं। बिल्कुल। और दिल्ली के चुनाव को अगर इस बार देखा जाए तो आपके विधायकों का टूटकर बीजेपी में आना, अरविंद केजरीवाल का पूरी तरह से हताश दिखाई देना, इस तरह के बयानों का आना जो खुद उनके लिए नुकसानदेह हैं, कहीं ना कहीं ये बता रहे थे कि उन्हें आपके विधायकों से लेकर पूरी आप पार्टी को पता था कि इस बार सत्ता उनके हाथ से फिसलने वाली है, और यही चीज दिखाई भी दे रहा था रंजन जी, लगता है। जी हाँ, और ये चीज़ें दिख रही थी, और तमाम जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे, एग्जिट पोल्स आए चुनाव के बाद, मतगणना के बाद, मतदान के बाद, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें से दिख रही थी कि मुश्किल जो है वो होने जा रही है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को। और जब आप रणनीतिक भूल करते हैं, बीजेपी ने कुछ मुद्दे बनाए थे, भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाया था। अरविंद केजरीवाल का जो सबसे बड़ा यूएसपी था वो ये था कि वो कट्टर ईमानदार वाली छवि थी, वहाँ पर बीजेपी ने अपने आरोपों के द्वारा एक डेंट लगाया। अब ऐसा लगने लगा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए हैं। अब ये इस प्रयास में बीजेपी सफल रही है कि वो लोगों को ये विश्वास दिला सके कि उसके आरोप सही थे। हालांकि क्या होगा इसका फैसला कोर्ट में होना है। तो ये चीजें बिल्कुल, जिस तरह से वो तमाम कई नेता जेल गए, खुद अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, शीश महल को लेकर विवाद हुआ, शीश महल लगातार सुर्खियों में रहा, मीडिया की सुर्खियों में रहा, तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं नेगेटिव गई हैं। या आप देखिए, अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, अभी जमानत पे हैं, वो चुनाव हार गए। मनीष सिसोदिया जेल गए, वो जमानत पर हैं, वो चुनाव हार गए। सत्येंद्र जैन की वही स्थिति हुई। तो जो नेता जो 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार, नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।